नमस्कार दोस्तों, हरियाणा नर्सिंग स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन डील करेंगे और वो क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स के। पीडियाट्रिक्स में जो क्वेश्चन हम डील करेंगे वो क्वेश्चन आज हमारे रहेंगे जीआई सिस्टम से रिलेटेड। जीआई सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आज हम इसके अंदर डील करेंगे। तो वन बाय वन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो आज के क्या है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन, कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो देखने को मिलती है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कौन कौन सी कंडीशन के अंदर हमें देखने को मिलती है वो हम डील करेंगे। इसके ऑप्शन ए में दे रखे हैं मेगाकोलोन, ऑप्शन बी में है पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन सी में है इंटुससेप्शन और ऑप्शन डी में है ड्यूडेनल अट्रेसिया। इसके अंदर हम वन बाय वन डील करेंगे। ऑप्शन ए को देखते हैं, मेगाकोलोन। मेगाकोलोन के अंदर क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट है उसके अंदर क्या हो जाता है, डायलेशन। जो डायलेशन हो जाता है इंटेस्टाइन के पार्ट का उसको अपन बोलते हैं मेगा। मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ी, और कोलोन का मतलब जो कोलोन पार्ट है उसके लिए लिया गया है। जो इंटेस्टाइन का डायलेशन हो जाता है उसको अपन बोलते हैं मेगा कोलोन। ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन बी में दे रखा है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर हम देखें तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, स्टोमक से। जैसे ये स्टोमक बना दिया मैंने, ठीक है। स्टोमक के अंदर क्या है, ये दो पार्ट पाए जाते हैं, ये दो पार्ट स्टोमक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो ये और एक ये। इस चीज़ को अपन बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्टेनोसिस जो डिजीज है इसके अंदर क्या होता है, जो पाइलोरस पार्ट है इसके अंदर क्या हो जाता है, नेरोविंग। स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है, नेरोविंग। तो ऐसे बोल सकते हैं कि नेरोइंग ऑफ द पाइलोरिक स्फिंक्टर वो होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस होने की वजह से जो इधर से जो फूड आता है वो फूड आगे की तरफ नहीं जा पाता है। जो स्टोमक के अंदर जो फूड पार्टिकल आते हैं वो यहाँ पे जो है नेरोइंग होने की वजह से आगे नहीं जा पाते हैं और वो क्या है, रीगर्जिटेट होता है। फिर रीगर्जिटेशन की वजह से फोर्सफुल वोमिटिंग होती है, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, ठीक है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग के अंदर देखें तो क्या होता है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर जो वोमिटिंग होती है उसके अंदर देखें तो क्या होता है, एक तो ये होती है नॉन बिलियस, ठीक है। ये क्या होती है, नॉन बिलियस। नॉन बिलियस का मतलब देखें तो इसके अंदर क्या है, बाइल जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। बाइल एब्सेंट होने का जो कारण है वो क्या होता है कि जो इसके अंदर कॉमन बाइल डक्ट है, जो कॉमन बाइल डक्ट है वो नीचे की तरफ रह जाती है। और जो स्टेनेसिस है, जैसे इसके अंदर देखें कि जैसे ये स्टोमक हो गया, ठीक है, और ये अपनी इंटेस्टाइन आ गई नीचे, और ये है पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो कॉमन बाइल डक्ट है वो नीचे की तरफ खुलती है, ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट से नीचे खुलती है। तो जो फूड आता है उसके अंदर ये बाइल मिक्स नहीं हो पाता, ठीक है, मिक्स नहीं हो पाता। तो जो ये वोमिटिंग है वो नॉन बिलियस वोमिटिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि इसके अंदर और क्या अपने को देखने को मिलता है। तो अगर वोमिटिंग हो रही है, ठीक है, वोमिटिंग हो रही है तो इसके अंदर जो सबसे पहले अपने को देखने को मिलेगा कि फ्लूइड का लॉस हो रहा है, तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन अपने को देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन के साथ साथ क्या मिलेगा, माल न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है। वोमिट जो खा रहे हैं वो ड्यूडेनम में, इंटेस्टाइन में जा नहीं पा रहा है, एब्जॉर्प्शन उसका अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो उस माल न्यूट्रिशन की कंडीशन भी अपने को देखने को मिलेगी। माल न्यूट्रिशन के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से देखें तो यहाँ पे देखो, दोबारा देखते हैं इसको। तो पाइलोरिक स्टेनोसिस है इसके अंदर, इसके अंदर पहला है
वो है डिहाइड्रेशन। ठीक है, दूसरा है माल न्यूट्रिशन, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, और जो चौथा रहेगा वो अपना रहेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा कि एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा। क्योंकि जो स्टोमक के अंदर एसिड पाया जाता है वो वोमिट के थ्रू आउट हो जाता है। ठीक है, तो एसिड की कमी हो जाती है और उससे वोमिट एल्केलोसिस अपन कह सकते हैं। ये चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड थी? ये थी पाइलोरिक स्टेनोसिस से रिलेटेड। पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर अपन मेन और देखें तो एक तो ये होता है कि जो फ्लूइड का लॉस होता है वो ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसके अंदर 4-5 चीज़ें देखी अपन ने पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर। वापस क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में पाइलोरिक स्टेनोसिस में देखने को मिलती है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी। फिर पाइलोरिक स्टेनोसिस में अपन लोगों ने क्या क्या देखा कि एक तो इसके अंदर फोर्सफुल वोमिटिंग पाई जाती है, पाइलोरस पार्ट का नेरोविंग हो जाता है या स्टेनोसिस हो जाता है, जिसके कारण रीगर्जिटेशन होता है, और रीगर्जिटेशन के कारण जो बैक फ्लो लगता है और वो जो फूड पार्टिकल है वो वापस बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं। फिर इसके अंदर जो वोमिट होती है वो किस टाइप की होती है? नॉन बिलियस टाइप की वोमिटिंग होती है। जो बाइल डक्ट होती है वो नेरोइंग पार्ट से नीचे पाई जाती है, इसलिए बाइल है वो फूड में मिक्स नहीं हो पाता है, तो ये नॉन बिलियस टाइप की वोमिटिंग होती है। वोमिट के साथ फ्लूइड लॉस होता है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, इसी के साथ माल न्यूट्रिशन की कंडीशन देखने को मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, और जो स्टोमक में जो एसिड पाया जाता है, स्टोमक में जो एसिड पाया जाता है वो वोमिट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो मेटाबॉलिक एल्केलोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। ये चीज़ें किस चीज़ से संबंधित थी? पाइलोरिक स्टेनोसिस से। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे इंटोसिसेप्शन। इंटोसिसेप्शन के अंदर क्या है कि जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो पार्ट है इंटेस्टाइन का, वो क्या है? टेलीस्कोपिंग हो जाता है या एक दूसरे के अंदर धंस जाते हैं। इंटोसिसेप्शन के अंदर क्या होता है कि एक पोर्शन का दूसरे पोर्शन के अंदर इंटोसिसेप्शन या टेलीस्कोपिंग हो जाता है। जैसे इलियम होता है, वो इलियम और सिक्कम का जैसे इंटोसिसेप्शन हो जाता है। जैसे ये पार्ट है ये एक दूसरे के अंदर की तरफ धंस जाते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने का? इसका जो एक क्लिनिकल फीचर होता है, क्लिनिकल फीचर इंटोसिसेप्शन का होता है क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल। क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल है वो इसके अंदर देखने को मिलता है। क्यूरेंट जेली लाइक स्टूल किस कारण देखने को मिलता है? कि इंटोसिसेप्शन के कारण यहाँ पे होती है ब्लीडिंग। ठीक है, और वो ब्लीडिंग होती है उसके साथ, और उसमें म्यूकस भी मिक्स होता है। तो ये एक क्यूरेंट जेली लाइक जो है वो देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, फिर चौथा ऑप्शन है ड्यूडेनल अट्रेसिया। ड्यूडेनल अट्रेसिया, ड्यूडेनल अट्रेसिया के अंदर क्या होता है? जो ड्यूडेनम पार्ट है उसकी नेरोविंग हो जाती है और फूड नीचे नहीं पहुंच पाता है। ड्यूडेनल अट्रेसिया के अंदर बिलियस टाइप की वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है, बिलियस वोमिटिंग हमें देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन था हमारा प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से रिलेटेड, इसका राइट आंसर हो गया बी। इसका राइट आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ग्लूटेन इंटॉलरेंस द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड। जो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है उसमें कौन सी डाइट है या कौन सा फूड है जो इसके अंदर रिकमेंडेड नहीं किया जाता? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी। तो इसको देखते हैं, जो क्या है ग्लूटेन है ये एक टाइप का क्या होता है? प्रोटीन। ग्लूटेन एक टाइप का क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, और इस प्रोटीन का हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? इस प्रोटीन को टॉलरेट नहीं कर पाता या इसका इंटॉलरेंस
हो जाता है। ग्लूटेन प्रोटीन की इनटॉलरेंस से जो डिजीज कोज होती है या जो डिजीज इसके कारण होती है उसको अपन बोलते हैं सीलियक डिजीज। क्या बोलते हैं? सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज इसको कहा जाता है। सीलियक डिजीज को अपन देखें तो ग्लूटेन प्रोटीन के इनटॉलरेंस के कारण जो डिजीज होती है उसको अपन बोलते हैं सीलियक डिजीज। ठीक है, इस डिजीज का एक नाम और है जिसे अपन कहते हैं जी थाइसन डिजीज। जी थाइसन डिजीज। क्या कहते हैं? जी थाइसन डिजीज। ये जी थाइसन डिजीज जिन लोगों में पाई जाती है उन लोगों को वो डाइट नहीं दी जाती जिसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होती है। तो कौन कौन सी ऐसी डाइट है जिसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन होती है? तो इसको मेनली अपन देखें तो ये 4 होते हैं, जैसे BROW, ब्रो। ब्रो के अंदर ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है। ब्रो, B फॉर बार्ले, R फॉर राइस, होगा ओट्स और व्हीट। ये जो 4 चीज़ें हैं ये ग्लूटेन प्रोटीन में अपन नहीं देते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर व्हीट नहीं देते, राइस नहीं देते, ओट नहीं देते। तो इसका आंसर है जो वो हो जाएगा डी, कि ये सारी चीज़ें इस प्रोटीन के अंदर नहीं दी जाती। ठीक है, दूसरी इसके अंदर देखें कि जो ग्लूटेन प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करती है वो करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन को इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है इसीलिए डिजीज के अंदर कि जो ग्लूटामाइन होता है, ग्लूटेन प्रोटीन के अंदर वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जो इसके अंदर इंटेस्टाइनल विलाई होती है उसको ये प्रभावित करता है। जो माइक्रोविलाई होती है इसको ये प्रभावित करता है। इंटेस्टाइन के अंदर जो माइक्रोविलाई पाई जाती है उसको ये क्या करता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ग्लूटेन इंटेरोपैथी भी इसको बोलते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ये मेनली प्रभावित करता है। ठीक है, इसी के साथ अपन तीसरे क्वेश्चन में देखें कि इसीलिए डिजीज आल्सो कॉल्ड ग्लूटेन सेंसिटिव इंटेरोपैथी अफेक्ट विच पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसका अपन ने उत्तर पीछे देख लिया था। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ए होएगा। इसके अंदर क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर जो ग्लूटेन प्रोटीन का ग्लूटामाइन जो होता है वो अमाइनो एसिड होता है, जो ग्लूटामाइन वो इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। एक्यूमुलेट होने के कारण जो यहाँ की माइक्रोविलाई है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, इसके अंदर इसको ग्लूटेन इंटेरोपैथी या सीलियक डिजीज कहते हैं। सीलियक डिजीज का एक और नाम है ग्लूटेन इंटेरोपैथी, जो मेनली किसमें देखने को मिलती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का जो ORS का पैकेट है उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड की गई है? ORS से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्या चीज़ है जो इसके अंदर इंक्लूड की गई है, एक को छोड़ के। जो एग्जाम में ये वर्ड होते हैं ना, एक्सेप्ट ये बहुत मायने रखते हैं। एक को छोड़ के एक्सेप्ट का मतलब है इनमें से 3 चीज़ ऐसी है जो ORS में पाई जाती है, एक है जो नहीं पाई जाती। तो इसके अंदर देखें तो पहला है सोडियम क्लोराइड, ये ORS में पाया जाता है और इसकी क्वांटिटी जो होती है ये 2.6 ग्राम होता है। ठीक है, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, ये भी होता है और इसकी जो क्वांटिटी होती है वो 1.5 ग्राम। ठीक है, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। ये इनमें से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता। और अब देखते हैं जो कंपोजिशन होती है उसको अपन देखें कि जो ORS है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो कंपोजिशन के अंदर अपन देखें तो ORS जो WHO ने 2004 के अंदर जो ORS का फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला अभी तक चल रहा है और उसको अपन देखते हैं। जो सोडियम क्लोराइड है वो होता है सोडियम क्लोराइड है वो होता है 2.6 ग्राम। ठीक है, बाद जो पोटेशियम क्लोराइड है वो होता है 1.5 ग्राम। सोडियम जो सिट्रेट है वो होता है
सोडियम सिट्रेट होता है 2.9 ग्राम, और डेक्सट्रोज या ग्लूकोज जो होता है और वो होता है 13.5 ग्राम। ठीक है, तो इसका जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 13, तो 15, 16, 18, 20.5 ग्राम, जो इसका टोटल जो वेट होता है या टोटल जो इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, जो ये 20.5 ग्राम ORS एक पैकेट के अंदर आता है, इसको 1 लीटर वाटर के अंदर अपन डिजोल्व करते हैं। ठीक है, आजकल जो ये क्वेश्चन है कि कौन सा कितना अमाउंट होता है, उसकी जगह इनकी ओस्मोलरिटी पूछ ली जाती है कि इनकी ओस्मोलरिटी क्या होती है। ठीक है, तो इसकी ओस्मोलरिटी की टोटल अपन बात करें तो इसके अंदर जो देखने को मिलता है कि यही सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन जो सोडियम होता है उसकी ओस्मोलरिटी इसके अंदर होती है 75 मिली ऑस्मोल पर लीटर। ठीक है, पोटेशियम की भी ये जो होती है वो होती है 20, क्लोराइड की होती है 65, सिट्रेट की होती है 10। ठीक है, और उसके बाद डेक्सट्रोज या ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज की भी होती है, वो होती है 75। ठीक है, तो जो टोटल ऑस्मोलरिटी है इसकी वो होती है 245। ठीक है, जो ORS की ऑस्मोलरिटी होती है, जो ORS की ऑस्मोलरिटी होती है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ अपन मूव करते हैं। ये था ORS से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन देखें तो इसमें दिया है द अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल, सॉरी, जो अमाउंट ऑफ ORS है वो ईच स्टूल के बाद अपन कितना देते हैं फॉर चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ। उम्र के हिसाब से पूछा है, उम्र के साथ पूछा है इन्होंने कि कितना ये देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हमारा 40 से 50 ml, ऑप्शन बी है एज वांटेड, ऑप्शन सी है 10 ml से 30 ml, और ऑप्शन डी है 50 ml से 100 ml। ठीक है, 40 से 50 ml एज वांटेड, 10 ml से 30 ml और 50 ml से 100 ml। तो एज वांटेड ये तो हो ही नहीं सकता। एज वांटेड तो अपने को पता नहीं चलेगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है, कितना फ्लूइड लॉस हुआ है, जो घर पे होते हैं उनको पता नहीं चलता। तो WHO ने जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो जन्म से लेके मतलब बर्थ से लेके 2 ईयर तक, मतलब 2 साल तक के बच्चे को जो अमाउंट दिया जाता है वो दिया जाता है 50 ml से 100 ml। 50 ml से 100 ml कब देते हैं? आफ्टर ईच स्टूल। ठीक है, बच्चे ने स्टूल पास किया उसके बाद जब उसको ORS देना है, वो ORS अपन कितना देंगे? जन्म से लेके 2 साल तक के बच्चे को 50 ml से 100 ml अपन देंगे। ठीक है, उसके बाद में जो 2 साल से बड़े हैं उनमें देखें तो 2 साल से 10 साल तक या फिर 10 साल से जो मोर देन 10 ईयर है, ठीक है, उनमें जो अपन देते हैं वो देते हैं 100 से 200 ml आफ्टर ईच स्टूल। ठीक है, हर स्टूल के बाद में जो दिया जाता है वो 100 से 200 ml होता है। ठीक है, एक पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा था, जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि इसके अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट अपन ने पढ़ा था, जो राइट आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट, कि ये इसके अंदर नहीं पाया जाता। लेकिन जो ये फॉर्मूला है पुराना फॉर्मूला, इसके अंदर क्या होता था कि जो पहले का फॉर्मूला था उसके अंदर जो पाया जाता था वो सोडियम बाइकार्बोनेट पाया जाता था। ठीक है,
फिर सोडियम बाइकार्बोनेट को प्लेस करके और इसकी जगह इसके अंदर जो ऐड कर दिया गया वो है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट को इसके अंदर ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो पुराने फॉर्मूले के अंदर इसके अंदर पाया जाता था, और नए फॉर्मूले को देख के जो नया फॉर्मूला है उसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह इसके अंदर सोडियम सिट्रेट है वो ऐड कर दिया गया है। तो द अमाउंट ऑफ ORS टू बी गिवन आफ्टर ईच स्टूल फॉर चिल्ड्रन लेस देन 24 मंथ। लेस देन 24 मंथ के जो बच्चे हैं उनमें कितना देंगे अपन, वो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये था हमारा ORS से रिलेटेड फॉर्मूला। ORS से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो मेन चीज़ें देखने को मिलती है वो एक तो होता है इसका फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया, एक इसका ओस्मोलरिटी, ठीक है, एक किस एज में कितना देते हैं अमाउंट, ठीक है, एक इसके अंदर देखते हैं कि जो ORS है उसको एक लीटर पानी के अंदर 1 लीटर पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है। ठीक है, फिर उसको यूज जो किया जाता है वो विद इन 24 आवर्स अपन यूज करते हैं। ये एक ORS से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसको अपन देखें तो जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको अपन देखें तो विद इन 24 आवर इसको यूज करना होता है। एक ये क्वेश्चन बनता है कि ORS का मेनली यूज कब किया जाता है, यूज कब किया जाता है और क्यों इसका यूज करते हैं। तो इसका यूज है वो मेनली जो किया जाता है वो डायरिया की कंडीशन में इसका यूज करते हैं। किस में करते हैं, डायरिया, या फिर देखें तो वोमिटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। डायरिया वोमिटिंग का मतलब है कि जब बॉडी से फ्लूइड लॉस हो, ठीक है, फ्लूइड लॉस हो रहा है इसका मतलब बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हो रहे हैं फ्लूइड के साथ। ऐसे तो है नहीं कि बॉडी से पानी निकलेगा, पानी निकलेगा तो भी इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे। तो डायरिया और वोमिटिंग दोनों ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी से फ्लूइड लॉस होता है, फ्लूइड लॉस के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए जो है ORS का अपन यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक नॉर्मल जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है उसको दूर करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। अगर किसी की सीवियर डिहाइड्रेशन वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर फिर IV फ्लूइड वगैरह जो ट्रीटमेंट है वो अपन, या फिर जो फिजिशियन अपने को बताता है वो चीज़ अपन इसके अंदर वो देखते हैं। एक यहाँ पे अपन ने चीज़ पढ़ी थी डायरिया, क्या पढ़ी थी, डायरिया। डायरिया क्या होता है, डायरिया क्या होता है। एक्सेसिव लूज स्टूल डायरिया होता है, या फिर 100 लूज स्टूल पर डे हो जाए तो इसको अपन बोल सकते हैं सीवियर डायरिया, बोल सकते हैं ना, तो इसको अपन बोल सकते हैं सीवियर डायरिया। डायरिया की कंडीशन को है उसको रिजोल्व करने के लिए, या जो बॉडी के अंदर से फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट जो अपनी बॉडी से नुकसान हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए अपन जो है ORS का उपयोग करते हैं। एक डायरिया की कंडीशन को बच्चों के अंदर अपन कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर डायरिया की कंडीशन है। बच्चों के अंदर कैसे पहचानेंगे कि ये डायरिया है या इनके अंदर मतलब डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, या जो मतलब फ्लूइड लॉस हुआ है उस चीज़ के अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं उसके, वो तो सबसे पहला अपन देखते हैं वो अपन देखते हैं इसके अंदर फोंटानेल चेक करते हैं। जो इंटीरियर और 2
पोस्टीरियर, ये दो फोंटानेल पाए जाते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये फोंटानेल है, ये हो जाता है 6, इनको देखें तो ये 18 मंथ पे क्लोज होता है और ये हो जाता है 6 वीक पे क्लोज। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल। तो मेनली जो इसके अंदर देखते हैं वो अपन एंटीरियर फोंटानेल को देखते हैं। ठीक है, एंटीरियर फोंटानेल को इसके अंदर देखते हैं, वो क्या होता है, डिप्रेस्ड पाया जाता है। एंटीरियर फोंटानेल है वो क्या होता है, डिप्रेस्ड पाया जाता है। डिप्रेस्ड यानी अंदर धसा हुआ पाया जाता है। और वहीं हाइड्रोसिपेलस की जो कंडीशन होती है, हाइड्रोसिफेलस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर फोंटानेल है वो बल्जिंग फोंटानेल होता है। ठीक है, क्या होता है, बल्जिंग फोंटानेल। तो वो उसके अंदर क्या है, जो पानी भर जाता है फोंटानेल में तो वो उठा उठा सा या सिर के ऊपर एक उभार सा अपने को महसूस होता है, जिसको अपन बल्जिंग फोंटानेल बोलते हैं। एक तो हो गया डिप्रेस्ड फोंटानेल। एक दूसरा इसके अंदर देखें तो जो स्किन ट्रिगर है, जो स्किन ट्रिगर है वो क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, एक होता है ड्राउजीनेस। इसके जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर मेनली देखने को मिलती है, डिप्रेस्ड फोंटानेल, ड्राउजीनेस और येलो कलर यूरिन। क्योंकि इसके अंदर क्या है, वाटर का लॉस है वो ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्पेसिफिक ग्रेविटी हुई है वो इंक्रीज हो जाती है इसकी। ठीक है, ओलिगायूरिया की कंडीशन है वो इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन थे ओआरएस से रिलेटेड, और ओआरएस के साथ हमने डायरिया भी डिस्कशन कर लिया लगभग। तो डायरिया के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमने देख लिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर, मतलब रूल ऑफ 10 है वो अपन किसके लिए काम में लेते हैं। रूल ऑफ 10 क्या होता है, रूल ऑफ 10 और किसके लिए काम में लिया जाता है। क्लेफ्ट लिफ्ट इन परफोरेट एनस, ट्रेक्यो इसोफिजियल फिस्टुला या कोरोनरी हार्ट डिजीज, या कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो भी हो अपन इसके ऊपर देखते हैं। रूल ऑफ 10, रूल ऑफ 10 है वो अपन मेनली यूज करते हैं। रूल ऑफ 10 वो अपन यूज करते हैं मेनली क्लेफ्ट लिप में। किसके अंदर यूज करते हैं, क्लेफ्ट लिप के अंदर। रूल ऑफ 10 क्राइटेरिया है वो इस चीज़ के, मतलब इस चीज़ के लिए देखते हैं अपन कि जो बेबी का क्लेफ्ट लिप है या जो बच्चे का जो क्लेफ्ट लिप है वो सर्जरी के लिए तैयार है या नहीं है। सर्जरी से पहले जो क्राइटेरिया है रूल ऑफ 10 का, वो असेस करते हैं अपन बेबी की सर्जरी के लिए तैयार है कि नहीं है। रूल ऑफ 10 के अंदर क्या क्या चीज़ देखी जाती है कि एक तो जो वेट है वो कितना हो, 10 lbs। ठीक है, एक बच्चे का जो उम्र हो या उसकी एज, उसका वो कितनी होनी चाहिए, 10 वीक। ठीक है, और एक उसका HB वो कितना होना चाहिए, 10 ग्राम। ये 3 चीज़ें अपन उसके अंदर देखते हैं रूल ऑफ 10 में। ठीक है, उसका वजन 10 lbs होना चाहिए, उसकी एज 10 वीक होनी चाहिए, HB 10 ग्राम होनी चाहिए। एक उसका जो WBC का काउंट है वो लेस देन 10K होना चाहिए, 10,000 से कम होना चाहिए। क्योंकि WBC इंक्रीज हुई है इसका मतलब वो किस चीज़ को शो करती है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन या फेगोसाइटिक एक्टिविटी चल रही है। और जो WBC है उसका अमाउंट अगर 10,000 से ज़्यादा है तो उस दौरान अपन सर्जरी को क्या है, अवॉइड करेंगे। ये 4 चीज़ें इसके अंदर रूल ऑफ 10 में देखते हैं। वेट है वो 10 lbs होना चाहिए, उम्र 10 वीक होनी चाहिए, HB है वो 10 ग्राम या इससे ज़्यादा होना चाहिए, और WBC का अमाउंट है वो 10K से कम होना चाहिए। क्लेफ्ट लिप होता क्या है वो अगर अपन बात करें, क्लेफ्ट लिप
जैसे लिप, क्लेफ्ट लिप की अपन बात करें, जैसे ये लिप है, ठीक है, तो जो ये ऊपर का लिप है ये बीच में से जुड़ नहीं पाता है, और ये यहाँ पे है कि जैसे ये है तो यहाँ पे है कि स्पेस सा रह जाता है, ठीक है। क्लेफ्ट लिप के अंदर ये पाया जाता है। ये दो कंडीशन होती है, एक तो क्लेफ्ट लिप और एक क्लेफ्ट पैलेट। पैलेट बोले तो जो अंदर का तालू होता है वो, ये दोनों चीज़ें क्या जन्म के टाइम पे जुड़ी हुई नहीं होती है, फिर इनको बाय सर्जिकल प्रोसेस इनको ठीक किया जाता है, ठीक है। जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी है वो अपन करते हैं 3 से 6 महीने पे, ठीक है। 3 से 6 महीने पे इसकी सर्जरी की जाती है क्लेफ्ट लिप की, ठीक है। और जो क्लेफ्ट पैलेट होता है उसकी जो सर्जरी है वो अपन करते हैं 12 से 18 महीने पे, 12 से 18 महीने पे, ठीक है। जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी 3 से 6 महीने पे और क्लेफ्ट पैलेट की जो सर्जरी है वो अपन करते हैं 12 से 18 महीने पे। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और देखते हैं अपन। जो क्लेफ्ट पैलेट होता है उसको एक नाम और जाना जाता है, उसका नाम होता है पैलेटोप्लास्टी। जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी। क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी को बोला जाता है पैलेटोप्लास्टी, ठीक है। जिसका जो अभी अपन ने देखा था जो सर्जरी की जाती है वो 12 से 18 महीने के आसपास की जाती है। तो अभी हमने देखा कि रूल ऑफ 10 क्या होता है, और क्लेफ्ट लिप क्या होता है, क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, और इनकी सर्जरी है वो कब की जाती है, ठीक है। दूसरी बात अपन और देखें कि इनके अंदर जो सर्जरी होती है उसके अंदर किन किन चीज़ों का ध्यान जो रखा जाता है वो भी अपन अब डिस्कस करते हैं। क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप होता है, उसके अंदर जो सर्जरी हो गई, मान लो क्लेफ्ट लिप है और उसकी सर्जरी कर दी, तो उस टाइम पे जो सबसे मेन ध्यान है वो रखा जाता है जो वोमिट होती है, वोमिटिंग, उसका क्या किया जाता है, प्रिवेंशन। वोमिटिंग का प्रिवेंशन इसलिए किया जाता है कि जो सुचर लाइन होती है उसमें इंजरी नहीं हो, पहले तो ये, क्योंकि वोमिट होती है तो फोर्स जनरेट होता है, फोर्स जनरेट के कारण जो क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हो रखी है उससे बचाव के लिए कि जो सुचर लाइन है वो इंजर्ड नहीं हो, और एक जो पेशेंट है वो वोमिट का एस्पिरेशन ना कर जाए। इन दो चीज़ों से बचाव के लिए अपन है वो वोमिटिंग को वो प्रिवेंट करते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं, उसका पेशेंट का एयर वे है वो मेंटेन रखते हैं, और किस तरह की इनको फीडिंग देती है वो भी अपन देखते हैं। फीडिंग के अंदर देखें तो एक सॉफ्ट कप होता है, बोतल होती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो मतलब सॉरी क्लेफ्ट लिप के अंदर जो अपन फीडिंग देते हैं क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट, उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करते हैं जिससे कि उसके सुचर लाइन या फिर सुचर लाइन पे कोई भी इंजरी होने के चांस रहें, ऐसी कोई भी चीज़ इसके अंदर अपन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनता है कि मान लो कोई भी बच्चा हो जिसकी सर्जरी हुई हो, क्लेफ्ट पैलेट की उसकी सर्जरी हुई है, तो उसको अपन जो न्यूट्रिशन है वो कैसे देंगे, तो इसका न्यूट्रिशन वो एक प्लास्टिक कप से इसको दिया जाता है। इसके अंदर एक होती है वो पैलेट स्पून है, वो भी यूज में ले सकते हैं, पैलेट स्पून इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। एक इसके अंदर पोजीशन का क्वेश्चन बनता है, इसका पोजीशन का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सर्जरी के बाद में कौन सी पोजीशन है वो बच्चों को इसके अंदर दी जाती है। अलग अलग पोजीशन होती है, क्लेफ्ट पैलेट की अलग होती है, क्लेफ्ट लिप की अलग होती है, दोनों के अंदर क्या है इसके अंदर अलग अलग पोजीशन है वो देखने को मिलती है। पोजीशन अपन उस हिसाब से देते हैं कि जैसे कोई सर्जरी हो रखी है
ठीक है। तो सर्जरी होने के बाद जो सूचर्स हैं उनको क्या है, प्रोटेक्ट किया जाता है। जब तक वो क्लिप लिप या पैलेट है वो अच्छी तरीके से छूट नहीं जाए, तब तक जो सूचर हैं उनको अच्छी तरीके से वो प्रिवेंट किया जाता है इंजरी से। ठीक है। तो सर्जरी के बाद में क्लेफ्ट पैलेट है उसके अंदर जो बेबी है उसको प्रोन पोजीशन के अंदर लेटाया जाता है। जैसे बताऊँ मैं आपको, क्लेफ्ट पैलेट क्लेफ्ट प्लेट के अंदर जो बेबी है उसको पोजीशन जो दी जाती है वो दी जाती है प्रोन पोजीशन। ठीक है। कौन सी पोजीशन दी जाती है? प्रोन पोजीशन। ठीक है। और जो क्लेफ्ट लिप की कंडीशन है उसके अंदर दी जाती है सुपाइन पोजीशन। ठीक है। उसको दी जाती है सुपाइन पोजीशन। क्लेफ्ट लिप के अंदर सुपाइन पोजीशन ऐसी दी जाती है, जैसे क्लेफ्ट प्लेट है तो उसके अंदर जो सुचर वगैरह है वो माउथ के अंदर की साइड रहते हैं, तो उनके अंदर जो प्रेशर है या जो उसके सुचर से जो सिक्रीशन होता है उसको मतलब एस्पिरेट नहीं करते, इस चीज़ों से बचाव के लिए ये चीज़ें दी जाती है। लेकिन जो लिप है उसके अंदर क्या होता है कि जो सुचर होते हैं वो लिप के ऊपर की साइड होते हैं। अगर इसको प्रोन पोजीशन देंगे तो मतलब जिस बेड पे होगा उसके साथ उसकी रगड़क लग के या फिर वो फ्रिक्शन के साथ है वो उन सुचर को डैमेज कर सकता है। तो सुपाइन पोजीशन दी जाती है और साथ में उसके बच्चे के जो हाथ वगैरह हैं उनको भी अच्छे से मतलब या तो टाई किया जाता है फिर या उसको बच्चे की जो केयर की जाती है तो कि वो अपने हाथों से उन सुचर लाइन को डैमेज ना कर लें। और इसके अंदर जैसे लेफ्ट क्लेफ्ट लिप के अंदर अपन देखें, जैसे राइट साइड का लिप क्लेफ्ट है या लेफ्ट साइड का है, तो जो भी होता है उसके अंदर जो पोजीशन दी जाती है वो मतलब जो अफेक्टेड साइड है उस साइड नहीं देते हैं अपन। जैसे किसी का राइट साइड के मतलब क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है तो उसको जो पोजीशन देंगे वो अपन लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे, या किसी के लेफ्ट साइड के उसके क्लेफ्ट लिप की सर्जरी हुई है तो उसको राइट साइड के जो वो पोजीशन है वो देंगे। तो आज हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें एक बार शुरू से नज़र डाल लेते हैं एक बार फिर। कि पहला क्वेश्चन था अपना रूल ऑफ 10 है वो अपन यूज़ में लेते हैं क्लेफ्ट लिप के लिए, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा ए। जो ये ट्रैकोइसोफेजियल फिस्टुला ये भी जीआई का सिस्टम है, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है। क्लेफ्ट लिप पढ़ लिया आपने, क्लेफ्ट प्लेट पढ़ लिया, इनसे रिलेटेड पोजीशन, रूल ऑफ 10 और कैसे इसका प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी सर्जरी कब होती है। क्लेफ्ट लिप की अपने देखी थी और क्लेफ्ट प्लेट की अपन ने देखी थी। जो सर्जरी है वो देख लिया। तो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट से संबंधित जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो अपन ने देख ली। उसके बाद में जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया था एक ओआरएस से रिलेटेड था, तो ये भी अपन ने पढ़ा ओआरएस कब देना, ओआरएस कब, कितना और कैसे, ये तीनों चीज़ें हमने ओआरएस से रिलेटेड पढ़ ली। ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो अपना गलत नहीं होना चाहिए। पैकेट में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो अपन ने देख ली। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसको ये ओल्ड फार्मूला के अनुसार है, ये अपन ने देखा। और इसकी जगह अब जो नया चीज़ दे दी वो क्या दे दी, सोडियम सिट्रेट इसके अंदर यूज किया गया है। और इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन देखे थे उसके अंदर अपन देखा था कि जो सीलिएक डिजीज़ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली अफेक्ट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो इनकी माइक्रोविलाई होती है, माइक्रोविलाई वो होती है मूवमेंट के काम में आती है। ठीक है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट में या फिर फूड को आगे मतलब धकेलने में उनका जो काम है वो होता है। सीलिएक डिजीज़ के अंदर माइक्रोविलाई डैमेज हो जाती है, इसके कारण इसको मतलब जो मेन पार्ट अफेक्टेड पार्ट मानते हैं इसके अंदर वो स्मॉल इंटेस्टाइन को माना जाता है। और इसके अंदर हमने सीलिएक डिजीज़ का देखा था, तो जो ग्लूटेन प्रोटीन है उसकी इंटॉलरेंस की वजह से ये जो डिजीज़ है वो देखने को मिलती है। ठीक है। ये चीज़ें हमने यहाँ पे इसके अंदर देखी थी। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें नहीं दी जाती है, तो ये अपन ने एक ट्रिक से पढ़ा था, उस ट्रिक का नाम था ब्रो के अंदर बार्ले, राइस, ओट्स और वीट, ये चीज़ें अपन नहीं देते हैं। या फिर जो
फूड अपन मार्केट से लेके आते हैं, उसकी जो कंपोजिशन होती है, जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर मिले होते हैं, उनके अंदर अपन देखते हैं कि कहीं ग्लूटेन प्रोटीन उसके अंदर है तो नहीं। अगर उसके अंदर ग्लूटेन प्रोटीन है तो वो बच्चों को नहीं देंगे या फिर उसको अवॉइड किया जाएगा। ये क्वेश्चन हमने आज डील किए थे। और एक पहला क्वेश्चन था कि प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो किस कंडीशन में देखने को मिलती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो किस कंडीशन में हमने को देखने को मिलेगी, तो मेगा कोलोन पाइलोरिक स्टेनोसिस इंटुसिसेप्शन या ड्यूडेनल अट्रेसिया, ये जो भी चीज़ें थी इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इनमें से किस चीज़ के अंदर देखने को मिलती है, तो हमने देखा था प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखने को मिलती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस हमने अच्छे से पढ़ा था कि ये जो स्टोमक होता है उसका लोअर पार्ट होता है, उसकी नैरोइंग हो जाती है जिसके कारण फूड पार्टिकल आगे नहीं जा पाते हैं और रिगर्जिटेशन के कारण वोमिट होती है, फोर्सफुल वोमिटिंग होती है, उसको प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। और प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है वो स्टोमक से ही होती है, तो फोर्सफुल वोमिटिंग स्टोमक से होती है, तो जो स्टोमक के अंदर एसिड कंटेंट है वो बाहर निकलता है, तो इसके अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस पाया जाता है। और साथ के साथ इसके अंदर फ्लूइड लॉस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो जाता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, न्यूट्रिशन का प्रॉपर मतलब मिल नहीं पाता है, तो माल न्यूट्रिशन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर इसके अंदर देखें तो बेबी का वेट है वो भी कम हो जाता है। ये था पाइलोरिक स्टेनोसिस से रिलेटेड। और पहला ऑप्शन था मेगाकोलोन, इसके भी अपन ने मोटा मोटी इसके बारे में पढ़ा था। मेगाकोलोन है उसका दूसरा नाम है वो स्पर्क डिजीज इसको बोल सकते हैं अपन। मेगाकोलोन का जो दूसरा नाम है वो है स्प्रंग डिजीज, ठीक है। स्प्रंग डिजीज है, इसके अंदर क्या होता है कि जो गैंग्लियोनिक जो अपने न्यूरॉन्स होते हैं वो एब्सेंट पाए जाते हैं, ठीक है। जो जैसे ये कोलन पार्ट है इसके अंदर जैसे ये पोर्शन आ गया, इसके इतनी दूर के अंदर वो क्या है, जैसे मान लो गैंग्लियोनिक एगैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन्स है, जो सेल्स हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जो गैंग्लियन है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो क्या है एब्सेंस पाया जाता है, जिसकी वजह से इसको अपन एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है उसकी जो गैंग्लियन सेल है वो यहाँ पे क्या है एब्सेंट रहती है, जिसके कारण इसको एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन भी कहते हैं। मेगाकोलोन है इसके चार नाम पढ़े हमने, एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन, स्प्रंग डिजीज या फिर एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। वो इसके अंदर क्या है अपन ने देखा था कि ये इस जो है वो जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड होती है। और इसका जो टेस्ट किया जाता है वो टेस्ट अपन करते हैं, जो हिस्सेरप्रंग डिजीज की जो जांच मैं आपको बताना चाहता था वो जांच है बायोप्सी। क्या जांच है बायोप्सी। इसके अंदर क्या है कि जो सैंपल है वो अपन लेते हैं और वो सैंपल लेने के बाद में वो सैंपल लैब में भेज के जांच किया जाता है कि जी इस जगह के अंदर जो नर्वस सप्लाई है वो प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे मेगाकोलोन है या हिस्सेरप्रंग डिजीज है, जैसे ये कोलोन है, ठीक है। इसमें से यहाँ पे इसकी जो सैंपल लिया जाता है इसको अपन बोलते हैं एस्पिरेशन बायोप्सी, ठीक है। एस्पिरेशन बायोप्सी इसके अंदर करते हैं और ये करने के बाद लैब अंदर इसके अंदर जांच किया जाता है कि जो ये एरिया है जो पार्ट हमने लिया है इसके अंदर जो नर्व सप्लाई है या नहीं है। तो आज हमने जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डील किए थे। आशा करता हूँ आपके कुछ ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद।